हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस से। गाइज आज का ये वीडियो तुम पूरा देखते रहना, क्योंकि आज हम बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आ चुके हैं नजीबाबाद शहर। गाइज यहाँ नजीबाबाद में एक किला मौजूद है जो कि सुल्ताना डाकू के नाम से जाना जाता है। गाइज हिंदुस्तान के अंदर शायद कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि सुल्ताना डाकू को नहीं जानता होगा कि किस तरह उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज मैं आपको सुल्ताना डाकू की पूरी हिस्ट्री इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रहा उसका किला सुल्ताना डाकू का। तो दोस्तों आज मैं आपको सुल्ताना डाकू के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ कि किस तरह उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। कि एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि अंग्रेज भी उससे डरने लगे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको उसकी पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बतला दूं, ये जो आप किले का गेट देख रहे हो ये है इसका बाहरी गेट है। मैं आपको इसके अंदर से भी पूरा नज़ारा कराऊंगा कि ये किला कितने बीच में बना हुआ है और ये इसकी कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं। तो दोस्तों सुल्ताना डाकू का जन्म सन 1900 ईस्वी में एक छोटे से गांव जिसका नाम हरथला है उस गांव में हुआ था, जो कि हरथला गांव आज मुरादाबाद का एक हिस्सा बन चुका है। कहा जाता है दोस्तों कि सुल्ताना डाकू का जन्म एक ऐसे मुस्लिम कबीले में हुआ था जहां के लोग खुद को मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप का वफादार मानते थे। कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, तो उस हार के बाद उस कबीले के लोग हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लगे थे, जिसके बाद एक कबीला मुरादाबाद के अंदर हरथला गांव में आकर रहने लगा था और इसी हरथला गांव में सुल्ताना डाकू का जन्म हुआ था। जब दोस्तों पूरे भारत देश में अंग्रेजों का राज था और उनका जुल्म भारत में इस कदर बढ़ गया था कि जो सुल्ताना डाकू का जो कबीला था उस कबीले में से अंग्रेजों के हाथों कई सारे सैनिक मारे गए थे, जिसमें से एक उसके पिता भी शामिल थे। जब दोस्तों सुल्ताना डाकू छोटा था, जब उसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो वह उसके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रोध बढ़ता गया। और वो क्रोध इस हद तक बढ़ा कि 17 साल की उम्र में वो छोटा सा बच्चा सुल्ताना डाकू बनकर अंग्रेजों के बगावत पर उतर आया था और उसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एक बहुत बड़ी गैंग भी तैयार कर ली थी। दोस्तों वो गैंग इतनी खतरनाक बनी थी कि अंग्रेज उससे डरने लगे थे, अंग्रेज उससे खौफ खाने लगे थे। और वो सुल्ताना डाकू अपनी गैंग के साथ एक जंगल में रहने लगा था, जो कि उस जंगल का नाम गड़प्पू जंगल है। और वो कहा जाता है दोस्तों कि वो जंगल इतना खतरनाक जंगल है कि उसमें आज भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो दोस्तों ये जंगल उत्तराखंड के अंदर काला ढोंगी के पास मौजूद है। तो जब ये अंग्रेजों को पता चला कि सुल्ताना अपनी गैंग के साथ इसी गड़प्पू जंगल में रहता है, तो उन अंग्रेजों ने उस जंगल में बहुत तगड़ी छानबीन शुरू कर दी थी। दोस्तों सुल्तान ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था कि अंग्रेज उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते, लेकिन कभी सुल्ताना उनकी पकड़ में नहीं आता था। उसके कुछ टाइम बाद एक नजीबाबाद में एक घटना घटी। नजीबाबाद में एक बादशाह हुआ करता था जो कि नजीबुद्दौला था। दोस्तों उस बादशाह पर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दी थी, उस बादशाह को खत्म कर दिया था और उसकी सल्तनत भी खत्म कर दी थी और उसका किला अंदर से गिरा दिया था। जो कि आप ये जो किला देख रहे हो ये है वही किला है नजीबुद्दौला का। जब सुल्ताना को ये पता चला कि नजीबाबाद में एक किला मौजूद है जो कि बिल्कुल वीरान पड़ा है और नैनीताल से देहरादून अंग्रेजों का काफिला जाता है, जो कि इसी रास्ते पर होकर जाता है क्योंकि देहरादून जाने का कोई और रास्ता नहीं था, तो सुल्ताना अपनी पूरी गैंग के साथ इस किले में आकर रहने लगा। अब जब भी यहाँ से कोई अंग्रेजों का काफिला जाता तो वो उन पर धावा बोल दिया करता था और उनका सभी माल लूट लिया करता था। जो भी उनके पास सोना बारूद जो भी उनके पास होता था वो सभी उनसे लूट लिया करता था और जो भी सोना उनसे लूटा हुआ सोना वो गरीबों में बांट दिया करता था। दोस्तों उसके बारे में डाकू सुल्ताना के बारे में एक सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि उसने कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं किया, कभी उसने किसी गरीब को नहीं लूटा, बल्कि वो अमीर और अंग्रेजों को ही लूटा करता था, बल्कि वो गरीबों का एक बहुत बड़ा मसीहा हुआ करता था।
दोस्तों, डाकू सुल्ताना के बारे में सबसे हैरान करने की बात ये कही जाती है कि वो जब भी किसी अमीर के घर डकैती डालता था तो वहाँ पर एक चिट्ठी भिजवा दिया करता था। कई दिन पहले चिट्ठी भिजवा दिया करता था कि मैं उस दिन डकैती डालने आ रहा हूँ, और वो उसी दिन डकैती डालने के लिए भी जाता था। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे डाकुओं के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे डाकुओं की कहानियां सुनी होंगी कि किस तरह वो जाते हैं और डकैती डालते हैं, लेकिन ये डाकू उन सबसे अलग था। ये पहले बताता था कि मैं उस दिन डकैती डालने के लिए आ रहा हूँ, और उसके बाद ये डकैती डालने के लिए जाता था। दोस्तों, जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों की पूरी फौज लगी थी, वो पहले खबर करने के बाद डकैती डाला करता था। अब सुल्ताना और अंग्रेजों की आमने की सामने की जंग छिड़ चुकी थी, तो दोस्तों सुल्ताना ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था कि अब जब भी कोई भी अंग्रेजों का काफिला यहाँ से होकर जाता था तो वो उन पर धावा बोलकर उनको लूट लिया करता था। अब जब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि सुल्ताना को पकड़ना अब नामुमकिन हो गया है, तो उन्होंने लंदन से एक बहुत बड़े ऑफिसर को बुलवाया, जो क्या वो बड़े से बड़ा केस बहुत ही सरल आसानी से सोल्व कर दिया करता था। उस ऑफिसर का नाम फ्रेडी यंग था, और उसने सुल्ताना को पकड़ने की पूरी जिम्मेदारी ली और वो उसको पकड़ने के लिए काम करने लगा। दोस्तों, उस ऑफिसर ने सुल्ताना डाकू के एक ऐसे आदमी को मोहरा बनाया जो कि सुल्ताना डाकू उस पर बहुत विश्वास किया करते थे। उन ऑफिसर ने उस आदमी को पकड़ा और उसे तरह तरह के लालच दिए कि हम तुम्हारी जान भी बख्श देंगे और हम तुम्हें इनाम भी देंगे अगर तुम सुल्ताना को पकड़वा दो तो दोस्तों, वो आदमी जो क्या सुल्ताना का बहुत खास आदमी था, वो सुल्ताना से गद्दारी करने के लिए राजी हो गया। तो उसके बाद वो हर अच्छी बुरी जानकारी उन तक पहुंचाने लगा, उस ऑफिसर तक अच्छी बुरी जानकारी पहुंचाने लगा, जिसके बाद वो सुल्ताना को पकड़ने में कामयाब हो गए। तो उसके बाद सुल्ताना को नैनीताल की एक जेल में बंद किया गया और कई दिन उसी जेल में उसको बंद कर रखा गया। दोस्तों, जब फ्रेडी यंग ने उसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो गई थी तो उससे लगा कि यह कोई डाकू नहीं बल्कि यह एक मसीहा है, इसका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से बदला लेना है। तो वो फ्रेडी यंग उसकी बातों से काफी सहमत हुआ और उसने कहा कि तुम एक माफीनामा लिख दो जिससे मैं अंग्रेजों से गुजारिश करूंगा कि वो तुम्हें रिहा कर देंगे। दोस्तों, वो डाकू जिसने अंग्रेजों के सामने ना झुकने की कसम खा रखी थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजों के सामने नहीं झुकूंगा, तो उसने वो माफीनामा नहीं लिखा। दोस्तों, उस फ्रेडी यंग ने उसको कई बार माफीनामा लिखने को बोला, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। तो इसके बाद सुल्ताना डाकू को 15 सैनिकों के साथ फांसी हो गई। दोस्तों, कुछ यही बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, जो कि आपको अच्छी भी लगी होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी कि किस तरह ये सुल्ताना डाकू कोई डाकू नहीं बल्कि यह एक मसीहा था गरीबों का, जो कि गरीबों की मदद किया करता था। ये डाकू सिर्फ अमीर और अंग्रेजों के लिए ही था। दोस्तों, यही बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अब थोड़ा सा इसके किले पर आ जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं इस किले के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर खड़ा हूँ। दोस्तों, आप ये जो छेद देख रहे हो, इन छेदों में से डाकू लोग इनमें से गोलियां चलाया करते थे। जो भी इनका सेफ्टी का सारा सब कुछ यहाँ पे इंतजाम था, जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पर के छेद। इन छेदों में से डाकू लोग यहाँ पर गोलियां चलाया करते थे और आप देख सकते हैं। और ये जो आप मैदान देख रहे हो, ये मैदान ये कहा जाता है कि 40 एकड़ का मैदान है। ये पूरा मैदान 40 एकड़ का है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है ये। दोस्तों, ये जो आप गेट देख रहे हो, ये इसका दूसरा गेट है, जो कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, काफ़ी जगह टूट गया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखाने का कोई खास नहीं है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, डाकू सुल्ताना के बारे में मैंने आपको काफ़ी बातें बतलाई जो कि आपको पसंद भी आई होंगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे।